एक सबसे पहले है संगठित बैंक क्षेत्र, दूसरा असंगठित बैंक क्षेत्र। इसमें क्या है, साहूकार और महाजन जैसे लोग आते हैं। संगठित बैंक क्षेत्र जो है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया? कर दो। ये शेड्यूल है, ठीक है, और ये नॉन शेड्यूल। ये कोऑपरेटिव है, ये कॉमर्शियल है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक। रीजनल रूरल बैंक है। पहले लिख लीजिएगा बैंक परिचय। वर्ल्ड लेवल पर पहली बैंक, लिखिएगा पहला पॉइंट बैंक के बारे में। पहला पॉइंट बैंक के बारे में, (1157) ईस्वी में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। नंबर दूसरा पॉइंट, 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। सत्रह 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना की गई। जिनेवा की स्थापना की गई। 1699 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ठीक है, अब लिख लीजिएगा भारत में बैंकिंग विस्तार। भारत में बैंकिंग विस्तार। में बैंकिंग विस्तार। लिखिएगा भारत में पहला बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में पहला बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है।
किंतु ये बैंक एक असफल बैंक के रूप में जानी जाती है, एक असफल बैंक के रूप में जानी जाती है। फेल हो गई थी ये बैंक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ईस्ट इंडिया के हितों को ध्यान में रखकर ईस्ट इंडिया के हितों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा तीन प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई नंबर 1 बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापित हुआ। नंबर 2 बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ईयर कैसे याद रखोगे? सबसे पहले ये घुसे थे बंगाल में ही, फिर कहां पहुंचे और फिर लास्ट में, ठीक है, 6, 40, 43, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं है क्या? एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है लेकिन पार्सली नेशनलाइज्ड है, आंशिक नेशनलाइज्ड है। आंशिक का मतलब है कि 100% गवर्नमेंट के शेयर उसमें नहीं है, 58.62% ही शेयर है, इसलिए उसको कहते हैं पार्सली नेशनलाइज्ड, आंशिक नेशनलाइज्ड बैंक है यहां, ठीक है। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। 1882 ईस्वी तक इन तीनों बैंकों को भारत में नोट निर्गमन करने का अधिकार था। नोट निर्गमन इशू करने का अधिकार था, निर्गमन करने का अधिकार था। 1921 ईस्वी में, इसी में लिखिएगा, 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद बैंक की स्थापना। 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना, अवध नहीं है, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 1865
1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक में लाला लाजपत राय की पूंजी लगी थी। पंजाब नेशनल बैंक में एक में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? तो याद रहेगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत में कौन सी बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 1919 में यूनियन बैंक। उन्नीस सौ 64 IDBI, 1975 रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1955 ICICI बैंक। 1994 ईस्वी में ठीक है, 1994 ईस्वी में बैंकिंग का कार्य प्रारंभ किया था। बताओ। पता नहीं क्या यार, दुश्मनी है मुझसे। इसमें ये बोर्ड काम नहीं करता है। ठीक है, ये अगर मैं साफ करना चाहूं तो साफ नहीं होता। ठीक है, और इनसे हाथ जोड़ते हैं कि इसमें क्लास
लेकिन ये हमारे मजे ले रहे जैसा लग रहा है ना। सुबह भी मना करता हूं कि क्लास ना लगाइए आप इसमें, क्योंकि इसको जैसे ही चलाते ही हैंग करता है, इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है और ये इनको पता है, ये सही नहीं करा रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इनको लग रहा है क्या ये बहुत बड़ा काम है बस, जबकि ये काम 2 मिनट का है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना, और फिर कहेंगे कि सर आप बोलते हो। तो क्या है, आईसीआईसीआई बैंक 1994 ईस्वी में बैंक का कार्य प्रारंभ किया था इसने, आईसीआईसीआई बैंक ने। हाँ, ये एक्चुअली में क्या है कि ये साख प्रोवाइड कराता था बड़े औद्योगिक सिस्टम को, आम जनता को बैंकिंग क्रिया में भाग, आम जनता के लिए बैंकिंग क्रिया का भाग इसने शुरू किया कब, 1994 ईस्वी में। ठीक है, ब्लर दिख रहा है, अब मैं उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता आज की क्लास के लिए। ठीक है, ये हो गई बैंकिंग की स्थापना। ठीक है, अब हम लोग बैंक की तरफ चलते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि भैया स्ट्रक्चर क्या बनाया, ये बनाया था मैंने। तो अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में सबसे पहले अंतर। ठीक है, देखो बैंक जो शब्द है वो बेंचों से निकला हुआ शब्द है, बेंच। इटली के व्यापारी क्या करते थे, पैसा लेके नहीं चलते थे। ये इटली के व्यापारी ये क्या करते थे कि बाजार में पहुंचते थे, पैसा उठाया, बेंचों में लोग बैठे होते थे, उन बेंचों से पैसा उठाया, सामान खरीदा, शाम को बेचा, पैसा चुकाया और चुकाने के बाद अपना प्रॉफिट कमा के घर चले जाते थे। तो ये व्यापारियों की एक व्यापार करने की श्रृंखला में ये काम स्टार्ट हुआ था इटली में। तो जब इटली में तो वो लोग बोलते थे बेंचो बेंचो बेंचो। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा, हम समझ गए आप कहीं और ले जा रहे बात को। ठीक है, तो उसका नतीजा ये होता था कि जो बेंच है, यही बेंचो शब्द जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, बैंक में ये कन्वर्ट हुआ ये शब्द। अब बैंक की परिभाषा समय के अनुसार दी गई, बैंक एस्टेब्लिश्ड होना शुरू हुई, ऑर्गेनाइज सिस्टम चलना शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि भारत में भी बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई, और जब भारत में बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई 1770 ईस्वी में, जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान फेल हो गई, क्यों? क्योंकि इसने व्यापारियों को जब पैसा दिया जो भारत में आ रहे थे, वो उन्होंने चुकाया ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में फिर और भी 2 बैंकें आई, वो भी फेल हो गई। कोई भारत में बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन सरकार को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉई थे उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट थी। केवल और केवल उनको नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, जो उनके एम्प्लॉई थे वो भी व्यापार कर सकते थे। तो पैरेलल में वो व्यापार करते थे, तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो लोग पैसा लेकर नहीं चलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पैसा रहता था। तो उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहा कि भाई हमारे लिए भी उधारी की ये संकल्पना लाओ, हम वहां से पैसा ब्रिटेन में एक तरह से जमा कर दिया करेंगे अगर लाभ कमा लेते हैं तो।
और लाभ कमा लेते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब ये इस तरह की प्रोसेस हुई तो उन्हें अनुमति मिली और भारत में 3 बैंकें स्टैब्लिश्ड हुई, जो कि ब्रिटेन सरकार की प्रेसिडेंस अर्थात प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में थी। प्रेसिडेंसी का मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में? प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। फिर यह हुआ कि जब बैंकिंग सिस्टम चलने लगा तो इन्हें नोट जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया था। अब नोट ये जारी तो कर रहे थे, लेकिन समस्या ये आ रही थी क्या कि बंगाल का बैंक का जो नोट था वो बॉम्बे में जब चलता था तो बॉम्बे का व्यापारी बड़ा परेशान हो जाता था उस रुपए को लेकर, क्योंकि वो केवल और केवल एक तरह से क्या होता था कि बैंक ऑफ बॉम्बे में ही भुनाया जा सकता था उस नोट को, यह चलाया जा सकता था। आम व्यापारियों के संदर्भ में ये चीजें नहीं थी। अब मेरे पास नोट आ गया तो मुझे जमा कहां करना है? बैंक ऑफ बॉम्बे में। तो उसके चलन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अलग अलग बैंक के द्वारा इशू किया गया था। एक बैंक ऑफ बॉम्बे इशू कर रही है नोट, दूसरी तरफ बैंक ऑफ मद्रास और बंगाल, तो अलग अलग बैंकों के नोट इशू होते थे, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो जब प्रॉब्लम आना शुरू हो गई तो ब्रिटेन सरकार ने यहां पर एक काम किया, और काम किया 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पास किया उनके द्वारा। और 1861 में जब पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ तो उस पेपर करेंसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार एक तरह से पेपर के माध्यम से प्रारंभ किया ब्रिटेन सरकार ने पैरेलल में। अब वो सारे नोट एकदम से तो वापस लिए नहीं जा सकते थे भाई, चल रहे हैं तो धीरे धीरे तो वापस लिए जा सकते हैं नोट। अब जब सारे नहीं लिए जा सकते थे तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि ये प्रोसेस 20-30 साल पैरेलल में भी चलती रही। एट लास्ट 1882 में इनसे नोट निर्गमन करने का अधिकार ले लिया और वो ब्रिटेन सरकार के पास में आ चुका था नोट निर्गमन करने का अधिकार। अब भारत में बैंकें एस्टेब्लिश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, कैपिटल की। अब कैपिटल की आवश्यकता थी तो कैपिटल कैसे एस्टेब्लिश की जाए बैंक? तो फिर क्या बनने लगे? समूह। पहले तो ब्रिटेन सरकार ने एस्टेब्लिश कर दिए, व्यापारी लोग काम किया करते थे बैंकों का, तो समूह बनके एक तरह से बैंकें एस्टेब्लिश करने का काम शुरू हुआ। उसी को कहा गया संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक, अर्थात पूंजी कैसी है? संयुक्त। तो हमारी बैंक एस्टेब्लिश हुई सबसे पहले संयुक्त पूंजी पर आधारित इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब इलाहाबाद बैंक के बाद में जब संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक एस्टेब्लिश हुई तो भारतीयों की जिस संयुक्त पूंजी लगी हुई थी तो वो पहली बैंक थी अवध कॉमर्शियल बैंक, और फिर पूर्णतः भारतीयों के द्वारा संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक एस्टेब्लिश की गई, जिसे बैंक ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाना है। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पूर्णतः भारतीयों की संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक, पहली भारतीय संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक अवध, और संयुक्त पूंजी पर आधारित बैंक। क्लियर हो गया? उसके बाद 1921 में एक बैंक एस्टेब्लिश हुई, इन तीनों बैंकों को मिलाकर जो बनी थी प्रेसिडेंसी बैंक के, जैसे बैंक ऑफ, कई बैंकें समय के अनुसार एस्टेब्लिश होती रही फिर, और समय के अनुसार एस्टेब्लिश होती रही, जो हमने आपको लिखा दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ, एक तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं लिखाई है 1935, नहीं ना, छोड़ो उसको, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टेब्लिश हुई, बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई, ये सारी बैंकें एक तरह से, यूनियन बैंक 1919 में एस्टेब्लिश हुई, ये सारी बैंकें क्या हुई? एस्टेब्लिश होने का काम भारत में किया गया। अब जब भारत में बैंकें एस्टेब्लिश हो गई है तो अब बैंकों का एक स्ट्रक्चर स्वतंत्रता के बाद बनना शुरू हुआ, लेकिन बैंकों के लिए कार्य रूप संरचना बनने शुरू हो गई थी स्वतंत्रता से पहले ही, क्योंकि मसला यह आया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्यों न केंद्रीय बैंक का दर्जा दे दिया जाए। अंबेडकर जी उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अंबेडकर जी ने हिल्टन आयोग को यह सिफारिश की कि देखो यार, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप नोट जारी करने का अधिकार भी दे दोगे और केंद्रीय बैंक भी बना दोगे और वो व्यापारिक बैंक का भी काम करेगा, तब तो वो आम लोगों के लिए काम कर ही नहीं पाएगा। और जब आम
आम लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको बनाना ही है तो आप एक अलग से केंद्रीय बैंक बनाओ। आपको इंपीरियल बैंक को केंद्रीय दर्जा देने की जरूरत नहीं है। इस तरह की उन्होंने बात कही थी। अब जब अंबेडकर जी ने इस तरह की बात कही तो हिल्टन यंग आयोग को ये बात ठीक लगी। उसी की सिफारिश पर भारत में एक केंद्रीय बैंक स्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम था क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, एक्ट था 34 का। अब एक्ट था 34 का, तो नतीजा यह हुआ क्या कि जब बैंक स्टैब्लिश्ड होना शुरू हुई तो इसी एक्ट के माध्यम से बैंकों को भी रेगुलेट करने का काम शुरू हुआ। और जब रेगुलेट करने का काम शुरू हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया और 1949 के अंतर्गत फिर बैंकों को रेगुलेशन का काम शुरू कर दिया था। अब दो बैंकें जो थी, एक तो असंगठित क्षेत्र में चल रही थी, एक संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र का मतलब कानूनी रूप से स्टैब्लिश्ड होकर प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगी, उसमें कोई कानूनी पकड़ नहीं होगी। अब कानूनी पकड़ नहीं होगी, जैसे साहूकार और महाजन। हम लोगों को तो कानूनी स्ट्रक्चर समझना है। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक होती क्या है? ठीक है, होती क्या है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक? सबसे पहले तो इसी में अंतर देख लेते हैं। और गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची में, अनुसूची 2 में दी गई शर्तों को पूरा आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में दी गई बैंकों को शेड्यूल बैंक के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अनुसूची 2 में दर्जा प्राप्त करने की शर्त क्या होगी? दर्जा प्राप्त करने की शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी? नंबर 1, जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या हित सर्वोपरि होगा? अब जनता का हित सर्वोपरि होने का मतलब है क्या कि सीआरआर और एसएलआर आपको बनाकर रखना होगा। कई शर्तें हैं, रखना होगा, ठीक है। दूसरा, सरकार के दिशा निर्देश मान्य होंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण, क्षेत्र के लिए ऋण PSL, उपलब्ध कराना होगा, उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है?
प्राथमिकता वाले क्षेत्र, कृषि, कमजोर वर्ग और एमएसएमई। देखिए, शर्त है प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए अपने कुल ऋण का 40% उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अनुसूचित बैंक कौन होगी, एक लिस्ट में शामिल होगी। जो आरबीआई की लिस्ट है उसी लिस्ट को क्या कहते हैं, शेड्यूल सेकंड। उस लिस्ट में जिसका नाम होगा वो बैंक क्या कहलाएगी। अब उस लिस्ट में कैसे शामिल होगा कोई, उस लिस्ट में शामिल कैसे होगा। ठीक है, तो उस लिस्ट में शामिल होने की क्या शर्तें हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात आरबीआई के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको एक तरह से आपको बनाकर रखना होगा। पेड अप कैपिटल की भी बात की गई है 25 लाख की, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। यहां कई शर्तें हैं, उसमें हमने मेन शर्तें लिखा दी, सीआरआर और एसएलआर। दूसरी शर्त, सरकार के दिशा निर्देश आपको समय समय पर मानने होंगे, तब आप शेड्यूल सेकंड में शामिल होंगे। अगर हां कर रहे हो तो बोलो, नहीं तो नहीं, नहीं तो आप नहीं। ठीक है, अब नहीं तो अब क्या होगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन है, प्राथमिकता वो नहीं है कृषि वाले, याद रखना, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर नहीं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, 1, 2 और एमएसएमई प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। और तीसरा, अर्थात अगर कोई बैंक 100 रुपए दे रही है तो 40 रुपए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना होगा। अगर ऋण कितना दे रही है तो बुला बुला के ऋण देती है, आ जाओ एजुकेशन का लोन ले जाओ, कमजोर सेक्शन। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट ओवरड्राफ्टिंग होती है ना 10,000 रुपए की, तो ओवरड्राफ्टिंग का पैसा वीकर सेक्शन को दिखाकर किया जाता है। कृषि के लिए ऋण बांटे जा रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं, क्योंकि टोटल ऋण अमाउंट का इनके लिए उपलब्ध कराना ही कराना होगा हर बैंक को। और अगर ये नहीं उपलब्ध कराएंगे तो शेष बचा हुआ पैसा ऑटोमेटिकली नाबार्ड के पास चला जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा या एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए विकास करेगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना कृषि, कमजोर वर्ग और अब इससे फायदा क्या होता है, ये शेड्यूल में शामिल हो गए, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा इनको शेड्यूल में अगर ये शामिल हो जाते हैं। शेड्यूल में अगर ये शामिल हो जाते हैं तो इन्हें स्वतः समायोजन सुविधा मिल जाती है, अर्थात जो क्लियरिंग हाउस का दर्जा है वो इनको प्राप्त हो जाता है। किसका, अगर इनको ये शर्तें फॉलो अप कर लेते हैं जनता की,
तो क्लियरिंग हाउस का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आप इस तरह से समझिएगा कि बैंक जैसे हम चेक लगाते हैं ना, तो पहले क्या होता था, पहले आरबीआई के पास जाए, चेक ओरिजिनल है या नहीं, फिर जिस बैंक से लेना है उस बैंक के पास भेजें, वो ओके करे, और ओके करने के बाद अब क्लियरिंग हाउस से क्या होगा, यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन करेगा, ऑटोमेटिकली जिस बैंक का होगा उस बैंक से ये रुपया काट लेंगे। नहीं आया समझ में? क्लियरिंग हाउस का दर्जा मिल जाता है किसको, अगर ये इसमें शामिल। अब क्लियरिंग हाउस का दर्जा मिलने से क्या फायदा होगा, बैठे बैठे काम करेंगे, लेन देन का नहीं होता था। पहले क्या होता था, चेक जब लगाते थे तो कितने दिन में क्लियर होता था, आज के 15 साल पहले, क्योंकि पूरी प्रोसेस फॉलो अप होती थी। आज एक सॉफ्टवेयर आ गया, सेकंडों में काम होता है। अगर मैनेजर चाह ले तो 2 घंटे के अंदर चेक क्लियर, किसी का भी हो, कहीं का भी हो, अगर मैनेजर चाह ले। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही अपलोड करेगा 5 मिनट बाद वहां से क्लियरेंस मिल जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं, और ये पैसा अकाउंट से खाता कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो क्या सर अब, और दूसरा बैंकों से, अब इससे पहला क्या होगा, फायदा क्या होगा इससे, अगर ये शर्तें फॉलो अप कर लेते हैं, आरबीआई से लोन मिलेगा, आरबीआई से ऋण लेने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या फायदा मिल जाएगा इनको, क्लियरिंग हाउस का दर्जा मिल जाएगा। हाँ, मजबूरी है, हाँ, सब मजबूरी है इनकी देना, नहीं देंगे तो क्या, कहां पहुंच जाएगा रुपया। और नाबार्ड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देता, वो तो लेता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन, तो इनका पैसा फंस जाएगा 20 साल के लिए, और वहां पर नाबार्ड में पैसा वापस होगा नहीं होगा इसका पता ही नहीं। इनका पैसा वापस होगा नाबार्ड में नहीं होगा, पता है कुछ। और नाबार्ड किसको दे देता है, कोऑपरेटिव बैंक को, नाबार्ड तो कोऑपरेटिव बैंक को दे देता है। तो इनका पैसा लॉन्ग टर्म में फंस गया उल्टी सीधी जगह पर, तो बुला बुला कर आ जाओ ये लोन ले जाओ। नहीं, योजनाएं नहीं, ठीक है, योजनाएं नहीं, लेकिन हाँ उसमें बैंक मेंशन करता बकायदा कि ये पीएसएल के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण है, और जब मेंशन करेगा उसके अंतर्गत तो उसकी एक दर सीमा होगी, वो न्यूनतम रखेगा, इंटरेस्ट रेट उसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर नहीं मिलता है दर्जा तो गैर अनुसूचित बैंक जो शेड्यूल सेकंड में शामिल, जो शेड्यूल सेकंड में शामिल नहीं हो, शामिल नहीं है, ठीक है। अब शेड्यूल सेकंड में शामिल नहीं है तो क्या सर ये जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, जनता के हितों के ध्यान में न रखकर लाभ पर काम करेंगे। अब ये एसएलआर सीआरआर इनको मेंटेन, और इधर आरबीआई से लोन मिलेगा,
बहुत मुसीबत आएगी तब, नहीं तो नहीं मिलेगा इन्हें आरबीआई से। क्या है इस तरह की बैंक? हैं। कुछ कारपोरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में आज भी हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक के रूप में काम कर रही हैं, जैसे आनंदा कोऑपरेटिव बैंक, अखंडा कोऑपरेटिव बैंक वहां पर काम कर रही हैं, और इनके बंद होने की कगार आ चुकी है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 32 से 40% के बीच रहता है, क्योंकि लोन तो मिल नहीं रहा। अब लोन नहीं मिल रहा है तो इनसे पैसा लेंगे तो हाई पर लेंगे, और हाई पर लेंगे तो हाई पर ही एक तरह से देंगे। तो काम कर रहे हैं ये, लेकिन अब ये बंद होने की कगार पर है, और इनको एक तरह से पैसा भागने की है, लेकिन अगर ये शेड्यूल सेकंड में नहीं है तो आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि संगठित है। ये बात ये समझो, साहूकार नहीं है भाग गए, कानूनी प्रक्रिया से ये लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठित की श्रेणी में है ये, तो बंधन मुक्त नहीं है, ये भाग नहीं सकते। फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो पकड़ में आ जाएंगे। ये इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले था, एक्चुअली में क्या था ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले 1970 में करीब 106 बैंकें थी इस तरह की, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। 106 बैंक के करीब थी 1970 के दशक में। इंदिरा गांधी ने जब डंडा चलाया ना नेशनलाइजेशन का, तो सब दुपक गए थे और गायब हो गए थे, ठीक है। तो ये अब काम ही नहीं कर पा रहे, 3 बैंक 4 बचे हैं, ठीक है। पहले तो 8 थे 1991 में, अब 3 दिखा रहे हैं नेट पे। क्लियर? पहला हो गया क्लियर, शेड्यूल बैंक। और शेड्यूल बैंक बनने, शेड्यूल क्या है? सेकंड में शामिल लिस्ट, लिस्ट में आने की शर्त, फायदा, ठीक है। अगर कोई शेड्यूल बैंक बन जाती है तो क्या फायदा होगा, वो यहां पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक 2 तरीके की होती है, एक कहलाता है शेड्यूल कोऑपरेटिव, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और अनुसूचित हाँ हाँ, कैसे? जैसे कुछ है पूंजीपति ऐसे होते हैं, कौन सा है नाम तो बताओ उसका। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नंबर 2 के पैसे आप उसमें लेन देन करते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा। नंबर 2 तो आएगा ही नहीं, बैंकिंग में आ गए तो, बैंकिंग सिस्टम में आ गए तो नंबर तो हो ही नहीं सकता 2, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और अब तो बैंक का अकाउंट खोलना है तो पैन कार्ड चाहिए, और पैन कार्ड के साथ जुड़ा है आधार कार्ड, तो कहां से पैसा मिला? हाँ, वहां कर सकते हैं, ये वहां कर सकते हैं गैर अनुसूचित बैंक। लेकिन मेन क्या होता है ना, गैर अनुसूचित बैंकों का पैसा फंसता भी बहुत है ना भाई, ये दे दिया किसी व्यापारी ने और जनता वापस नहीं कर रही है, तो जान से तो मार नहीं दोगे किसी को, जान से तो मार नहीं दोगे, नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, कर लो मेरे ऊपर केस, जेल चले जाएंगे, तो वो अलग बात है, ठीक है, वहां कर सकते हैं वो। लेकिन व्यापारी, जो आदमी व्यापारी है और करोड़ों का लेन देन कर रहा है, वो स्वयं बैठकर अपनी गद्दी पर करेगा, वो किसी को देकर नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो वो इन्वेस्ट कर देगा। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक ये व्यापारिक गतिविधियों के उद्देश्य से बैंक संचालित होते हैं। यह व्यापारिक उद्देश्य से बैंक संचालित होते हैं।
बैंक संचालित होते हैं। ठीक है, अर्थात किसी से पैसा उधार लेकर अन्य व्यक्ति को पैसा देना, किसी से पैसा उधार लेकर अन्य व्यक्ति को पैसा देना जिससे लाभ कमाना, ठीक है। यह बैंक सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य है हम आपके लिए, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, आप हमारे लिए मिलकर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इस उद्देश्य से काम करते हैं कौन? सहकारी। वाणिज्यिक बैंक संसद के अधिनियम के द्वारा पारित कानून से स्थापित किए जाते हैं। संसद के अधिनियम से पारित कानून से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कैसे एस्टेब्लिश्ड होते हैं? संसद के, यह राज्य सरकार के कानून से स्थापित होते हैं या अधिनियम से स्थापित होते हैं। स्थापित होते हैं। ठीक है, तीसरा, क्या है? इनकी शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो सकती हैं। इनकी शाखाएं केवल राज्य तक ही सीमित रहेंगी। राज्य तक ही सीमित रहेंगी। जब वाणिज्यिक बैंक की बात आएगी, कॉमर्शियल बैंक की बात आएगी, तो वाणिज्य का मतलब यहां से लेना और लाभ कमा लेना एक दूसरे से लेकर। ठीक है,
ये प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। दिशा निर्देश होता है सरकार का, क्योंकि लाइसेंस वहीं से मिलता है। जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रॉफिट के बेस्ड होकर काम करती है कौन सी? वाणिज्यिक बैंक। वो एस्टेब्लिश्ड होती है सहयोगात्मक समूह बन के, एक तरह से सहयोगात्मक रूप से एस्टेब्लिश्ड करे कौन सी बैंक? सहकारी बैंक। इसकी संसद के अधिनियम से एस्टेब्लिश्ड होंगी, तो पूरे भारत में कहीं भी ब्रांच, ये इसका मतलब इनकी ब्रांचेस होंगी केवल अगर हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक है और अगर वो यूपी में खुली हुई है, तो क्या पैसा ट्रांसफर हो सकता है यहां से हरियाणा की कोऑपरेटिव बैंक में हरियाणा में? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये यूपी के राज्य अधिनियम से एस्टेब्लिश्ड है। भले ही नाम वही हो, भले ही डायरेक्टर वही हो, वही एक तरह से मेंबर हो, लेकिन इसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। कहां? क्योंकि ये यहां के राज्य अधिनियम से एस्टेब्लिश्ड है, दूसरी तरफ दूसरे राज्य अधिनियम से एस्टेब्लिश्ड है। वहां हरियाणा का राज्य अधिनियम है, यहां उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम है सहकारी, उससे ये एस्टेब्लिश्ड की गई है, उससे लाइसेंस मिला है। तो इनकी जो शाखाएं हैं केवल राज्य तक ही सीमित रहेंगी, भले ही सेम नाम की क्यों ना बैंक चल रही हो यहां। ठीक है, पूरे देश में यहां ट्रांजैक्शन हो सकता है, पूरे देश में ट्रांजैक्शन हो सकता है। कोऑपरेटिव एक तरह से क्या है? सहयोगात्मक चीजों के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है। कुछ समूह लोग अपने आप को पंजीकृत कराकर इस बैंक के एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और क्रियाविधि को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तीसरा चलते हैं, कौन सी? इसका विभाजन देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों का। ठीक है, अब वाणिज्यिक बैंकों का, तो वाणिज्यिक बैंक कई प्रकार की है। बोर्ड छोटा है, क्या कर दें? ये लोग हमसे परेशान भी रहते हैं बहुत, कहते हैं इसका क्लास जल्दी से खत्म हो, अगली बार ना बुलाएं। लेकिन मजबूरी बन जाती है, पता नहीं क्या है? क्या एसी चलाने के लिए बुला रहे थे हम कि संस्था कमजोर नहीं है, नहीं न कंजूस है? पहला कौन सा बैंक, कौन सा है कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल में? सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की, और विदेशी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सार्वजनिक भेद, इसमें सरकार की गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन गुड इवनिंग। बैंक चल रहा था हम लोगों का, है ना? अब बैंक दो तरीके के होते